हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस। अभी आप जीरो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे हैं जहां हम लोग डेली डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए तो ज़रूरी होता ही है, साथ ही साथ ईपीएफओ, एओईओ और एपीएफसी के लिए भी ज़रूरी होता है। दोस्तों, अभी तक हम लोग इस सीरीज में जिसका नाम है डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली हम लोग प्रीलिम्स के स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो ईपीएफओ के लिए भी सही है और यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए भी। तो जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं दोस्तों, वो यूपीएससी लेवल का होता है और क्वेश्चंस का सिर्फ आंसर डिस्कस नहीं किया जाता है, बल्कि ये भी बताया जाता है कि वो ऑप्शन क्यों गलत है और किस तरह से नॉलेज, ट्रिक्स और हैक्स का यूज करके और लॉजिक का यूज करके हम लोग यूपीएससी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम लोग डिकोड करते हैं। तो आप ज़रूर देखें, अभी तक पॉलिटी के 2 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है दोस्तों, लगभग 75 क्वेश्चंस का। इसके अलावा एनवायरनमेंट के भी 75 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है, हिस्ट्री के भी लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है और इकोनॉमिक्स के भी लगभग 50 से 55 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका है। दोस्तों, हम लोग का जो टारगेट है वो अभी से लेके यूपीएससी प्रीलिम्स तक, जो आपका 28 मई का है, तब तक हम लोग जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ ईपीएफओ के लिए भी हम लोग जब तक एग्जाम नहीं होता है उसका भी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा जीरो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है ईपीएफओ का फ्री कोर्स, जो अकाउंटिंग, लेबर लॉ अभी चल रहा है। धीरे धीरे हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे। साथ ही साथ आपका सीसेट के लिए भी एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ज़रूर उसको देखिए, ठीक है। तो आपका कंप्लीट तैयारी, चाहे वो यूपीएससी प्रीलिम्स का हो या ईपीएफओ, एओईओ या एपीएफसी का हो, वो कंप्लीट तैयारी जीरो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे टॉपर के द्वारा राहुल बर्नवाल, मेरा नाम राहुल बर्नवाल है, मैं ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी मेंस 2020 में दिया है दोस्तों, और यूपीपीसीएस मेंस 2021 में दिया है, ठीक है। यूपीएससी मेंस जो 2020 में दिया उसमें मात्र 2 नंबर से मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ था, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाया था दोस्तों, लेकिन ईपीएफओ मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और इसकी फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है दोस्तों, ठीक है। तो समझे, तो ये है। और सभी जो जितने भी शुरू किए गए इनिशिएटिव, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आपको कोई भी लेक्चर को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। प्लेलिस्ट में बस जाना है और जीरो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे आपको देखना है जीरो आईएएस, और ये लोगो होना चाहिए, मेरा फोटो होना चाहिए, राहुल बर्नवाल होना चाहिए उस चैनल में, ठीक है। और उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो आपको अपना शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हमको कब प्रैक्टिस करना है। जनरली प्रीलिम्स के क्वेश्चन को आपको 9:30 बजे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि उसी समय आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा। सीसेट क्वेश्चन जो आते हैं वो आपका 2:30 बजे से होता है, तो आपको 2 से 2:30 बजे के बीच में करना चाहिए। और अकाउंटिंग रात में करो और दिन में शाम में आप जो है 5 बजे के आसपास लेबर लॉ कर दी। इस तरह से आपका पूरा शेड्यूल जो होगा यूपीएससी प्रीलिम्स का भी कंप्लीट हो जाएगा और ईपीएफओ का भी हो जाएगा, और आपको इस एग्ज़ाम को निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। ये मैं गारंटी लेता हूँ कि जो भी लड़का जीरो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ा रहेगा अभी से लेकर एग्ज़ाम तक, उसका एग्ज़ाम 100.1% क्रैक होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आपको एक सिलेक्टेड ऑफिसर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ उनको एक्सपीरियंस है यूपीएससी मेंस का भी, अच्छे मार्जिन से उन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था और मेंस में भी उनके नंबर बहुत अच्छे थे। साथ ही साथ पीसीएस का जो मेंस होता है उनको भी उनका एक्सपीरियंस है, मतलब प्रीलिम्स भी वो गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपीपीसीएस में क्या पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि उसका भी एग्ज़ाम जो है 12-14 मई को है, तो अभी से हमारे पास 2 महीना है। तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स जो बच्चे देने जाते हैं उनको आने वाले 60 दिन में क्या करना चाहिए, इसकी भी स्ट्रैटेजी जो है आज इस चैनल पे डाल दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, डीपीपी के अंडर। डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, जहाँ हम लोग डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, दिस सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द साउदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेटू। तो बोल रहा है हिंदी में, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लेक्चर होगा। बोल रहा है कि ये जो मिट्टी है वो दक्कन का पठार में मिलती है, कहाँ पे, तो उसके दक्षिण और पूर्वी भाग में। मतलब ये दक्कन का अगर पठार है, मान लीजिए ये, तो ये उसके दक्षिण और पूर्वी भाग में, मतलब इधर मिलती है ये, ठीक है, ये मिट्टी इस तरफ, ठीक है। और बोल रहा है कहाँ पे मिलती है, तो लो रेनफॉल, जहाँ पे वर्षा कम होती है। फिर दे आर नॉर्मली फर्टाइल, जनरली वो क्या होते हैं, उर्वरक उनकी अच्छी होती है, उर्वरता, ठीक, उर्वरता क्या होती है उनकी अच्छी होती है। लेकिन वेयर इज इन ड्राई अपलैंड एरियाज द सॉइल हैज़ पुअर फर्टिलिटी ड्यू टू कोर्स ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। बोला लेकिन जो जहाँ पे सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ पे वो उसकी उर्वरता कम हो जाती है, ठीक। दे आर जनरली पुअर इन ह्यूमस, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बोल रहा है कि ह्यूमस उसमें कमी होती है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो बोल रहा था एबव मेंशन पैराग्राफ रिफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। बोला कौन सी मिट्टी है,
तो अगर दोस्तों आपने कीवर्ड को देखिए कम बारिश, ठीक है, उसके बाद दक्षिण पठार, दक्कन का पठार और पूर्वी भाग और दक्षिणी भाग, बस इतना ही आपको जानना है। और फर्टिलिटी क्या होता है, जनरली कम होता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल जो है दोस्तों वो क्या इधर मिलता है, इस तरफ नहीं मिलता, वो किधर मिलता है, इधर इधर मिलता है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, थोड़ा एमपी, इस तरह इधर नहीं मिलेगा जनरली। तो ब्लैक सॉइल क्या है, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो होता है दोस्तों, जिससे ब्रिक्स बनता है, मिट्टी बनती, जिससे आपका ईंटा बनता है। तो लेटराइट सॉइल जो होता है ये हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर उसमें मिलता है, ठीक है, जहाँ पे बारिश, वर्षा बहुत अधिक होगी और तापमान बहुत अधिक होगा, वहीं पे क्या मिलता है, लेटराइट सॉइल। तो यहाँ पूछा है लो रेनफॉल, तो होगा क्या ये, नहीं। एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल दक्षिण पठार में तो उतना नहीं मिलता, ये कहाँ मिलता है, जहाँ जहाँ नदी रहेगी वहीं ना मिलेगा। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी, इसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल काली मिट्टी हो गया, लेटराइट में को लेटराइटी मिट्टी बोलते हैं। रेड एंड येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी, तो यही होगा लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। लाल क्यों होता है, आयरन के कारण। रेड कब होता है, जब सूखा रहता है, जब उसमें पानी मिल जाता है तो वो पीली मिट्टी हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, यही आपको मैक्सिमम जो दक्षिण का पठार है, मैक्सिमम जो मिट्टी पाई जाती है वो है रेड एंड येलो। इसकी उर्वरता शक्ति क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन ये सब का कमी होता है, ठीक है। तो आपको हिंदी में भी समझ में आ रहा है और इंग्लिश में भी आ रहा है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से हम लोग कर लेंगे प्रीलिम्स क्रैक, डोंट वरी, है ना, आराम से समझ के करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी। दूसरा देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग खेलो इंडिया स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज। खेलो इंडिया आपको पता है, जहाँ पे प्रमोट किया जाता है अलग अलग डिफरेंट खेल्स को, स्पोर्ट्स को, है ना, उसके बारे में। अंडर दिस स्कीम खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर प्लान टू बी सेटअप इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। इसकी बोल रहा है, इस योजना के तहत खेलो इंडिया हम लोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। खेलो इंडिया क्या बना रहे हैं, केंद्र, ठीक है। कहाँ पे, हर जिलों में, पहला ये। दूसरा, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। बोल रहे हैं जो खेल मंत्रालय है उसका ये स्कीम है, और ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर, मतलब 100% कौन दे रहा है पैसा, सेंटर, ठीक है। तो जो क्या है, केंद्रीय क्षेत्रक, केंद्रीय क्षेत्र का मतलब सेंट्रल सेक्टर, मतलब 100% जिसको पैसा कौन देता है, राज्य, कौन देता है, केंद्र। तो सेंट्रल सेक्टर का मतलब ये होता है कि जो भी स्कीम होगा सेंट्रल सेक्टर की तरह, केंद्रीय क्षेत्रक, नाम ही है केंद्रीय क्षेत्र, तो 100% पैसा कौन देगा, केंद्र देगा, सेंटर देगा, ठीक है। तो इस स्कीम को सही है ये कि हर ज़िले में बनाया जा रहा है, ताकि हर ज़िले से बच्चे लोग हैं जो प्रमोट हो, खेलने कूदने में आगे हो। पहले बोला जाता था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो ये जो हमारा थिंकिंग था दोस्तों, उसी थिंकिंग के कारण ये अभी हम लोग का कंडीशन है कि बच्चे जो हैं वो खेल कूद में पीछे हो रहे हैं। जबकि आप चाइना में देखिए, जापान में देखिए, यहाँ पे बच्चे पढ़ने में भी आगे हैं, पढ़ने में तो इंडिया के बच्चे आगे हैं, लेकिन वहाँ खेल कूद में बहुत आगे हैं। जापान और चाइना कितना जो है मेडल ओलंपिक में ले पाता है, लेकिन हम लोग 120 से 140 करोड़ जनसंख्या होने के बावजूद खेल का स्तर यहाँ पे जो है ख़राब है। क्यों? क्योंकि एक तो अवसर नहीं मिलता है, और दूसरा जो परिवेश होता है, जो इकोसिस्टम है जिसमें स्पोर्ट्स प्रमोट होना चाहिए, वो नहीं है। अभी भी बहुत सारे परिवारों में देखा जाता है कि जो है स्पोर्ट्स को सब नहीं करते हैं प्रमोट, बोलते हैं कि ये खेलने कूदने का उम्र है अभी, कि पढ़ने का उम्र है, जबकि ये नहीं जानते कि यार खेलने कूदने से माइंड शार्प होता है। जितना आप पसीना बहाओगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, खुश रहोगे, ठीक। चलिए वीमेंस का टॉपिक के बाद में इसको देखेंगे। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है हर जिला में, ताकि बच्चे प्रमोट, एकदम सही। और सेंट्रल सेक्टर केंद्रीय क्षेत्र की योजना, ये भी सही है, हमें पूछा है करेक्ट। और स्पोर्ट्स मंत्रालय, खेल मंत्रालय का, ये भी सही है। तो करेक्ट पूछा है तो दोनों में सही है, टिक वाला मार दो तो हो जाएगा 2 का सही। समझ में आया? आगे देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ब्लैक सॉइल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए, ठीक है। दिस सॉइल्स आर वाइड स्प्रेड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड रिवर वैली। देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, तो नॉर्दर्न प्लेन यही होगा, ठीक। तो बोल रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पे मिलता है और रिवर वैली में, ठीक है, नदी की जो घाटी है और जो उत्तरी मैदान है वहाँ पे मिलता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। बोल रहा है जब ये चिपचिपा हो जाता है
कब? जब गीला होता है। जब इसमें पानी डाल देते हैं तो ये मिट्टी क्या हो जाता है? चिपचिपा। और जब ये पानी जब ये इससे पानी हट जाता है तो ये सूखा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये काली मिट्टी है, इसमें पानी डालोगे तो चिपचिपा हो जाएगा, उसके बाद जब ये सूख जाएगा तो ड्राई हो जाता है। क्या हो जाता है? ड्राई। श्रिंक कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। मतलब पानी डालोगे तो फैल जाएगा, मतलब चिपचिपा हो जाएगा, और सूख जाएगा तो सिकुड़ जाएगा। तो ये तो सही है, लेकिन क्या पूछा हमसे कि क्या ये रिवर वैली नॉर्दर्न प्लेन? हमको पता है कि भैया ब्लैक सॉइल जो होता है वो ज्वालामुखी के कारण बना है ना। ज्वालामुखी जब इंडिया से पहले हो सकता था, इंडिया जब मूव की थी, आपको पता है कि इंडिया प्लेट टेक्टोनिक्स आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब इंडिया इधर मूव की थी तो नीचे से ज्वालामुखी निकल रहा था, तो उसी वोल्केनो, तो उससे पूरा ये जो प्लेन बना, ठीक है, नीचे वाला प्लेन, और उसी से क्या हुआ, उसका इरोजन हुआ, अपरदन हुआ, और फिर जाके हमको काली मिट्टी मिला। तो काली मिट्टी इधर मिला है, इधर तो आपको जलोढ़ मिट्टी मिलता है। नदी के इर्द गिर्द क्या मिलेगा? जलोढ़ मिट्टी, है ना, एलुवियल सॉइल। तो ये हमारा गलत है, हमारा दूसरा ही सही है। हमसे पूछा है करेक्ट, तो जो टिक वाला है उसको आप मारिए, तो 3 का आंसर होगा बी। आगे देखते हैं। इस तरह से आपको नॉलेज ट्रिक लगा के सॉल्व करना है दोस्तों, ऐसे ही नहीं अंदाजी सॉल्व करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन। बोला चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट रीजन के बारे में बताना है, जलवायु क्षेत्र चाइना प्रकार का, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जीसी लियोंग में, ठीक है, कि चाइना प्रकार का क्लाइमेट कहाँ होता है। तो ईयर राउंड इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन शोर ट्रेड विंड्स, बोल रहा है इसमें सालों भर जो ऑन शोर ट्रेड विंड्स होता है, ऑन शोर मतलब तटवर्तीय व्यापारिक पवन, मतलब ऐसा ट्रेड विंड्स, ठीक है, जो ऑन शोर है, मतलब जो तट पे बह रहा है। तो बोल रहा है सालों भर इसमें ऐसे हवा बहते रहते हैं जो तटवर्तीय होते हैं, व्यापारिक पवन होता है, ठीक। पहला स्टेटमेंट कथन। दूसरा, फेयरली यूनिफॉर्म एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बोल रहा है यहाँ पे सालों भर जो है यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, ठीक है, बारिश होती है, ठीक है, एक जैसा बारिश होगा। जो इस मौसम में होगा वो उस अगले मौसम में होगा, मतलब प्रति माह वर्षा होती है। ये बोला सालों भर समान वितरण होता है वर्षा का। हमें पूछा है करेक्ट। तो अगर चाइना टाइप आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जो चाइना टाइप क्लाइमेट होता है दोस्तों, ऐसे मैं वर्ल्ड मैप बनाऊँ, ये वर्ल्ड मैप समझ लीजिए बना रहा हूँ, उतना फ्रेश तो नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, ये चाइना हो गया, ये चाइना टाइप क्लाइमेट कोस्टल एरिया में रहता है, याद रखिएगा, मतलब साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के कोस्टल एरिया में, ये रहा एशिया के कोस्टल एरिया में, अफ्रीका के कोस्टल एरिया में, इधर मतलब ईस्ट की तरफ, पूर्वी की तरफ, पूर्व है ना, पूरब है, ठीक है। और इधर क्या है? ऑस्ट्रेलिया में पूरब। तो इसी क्लाइमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? चाइना टाइप। समझ में आया? तो याद रखिएगा चाइना टाइप क्लाइमेट है, चाइना प्रकार जलवायु सिर्फ चाइना में नहीं मिलता है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलता है, ठीक है, साउथ अमेरिका में मिलता है, ये साउथ अफ्रीका में भी मिलता है, ये ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है, चाइना में तो मिलेगा ही, तभी तो नाम है चाइना। तो ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ से ट्रेड, अब पता है इधर ओशियन है, समुद्र है चारों तरफ, है ना, समुद्र है। तो क्या होता है, यहाँ से हवा बहते रहती है। जब भी बहेगी, इसी को ऑन शोर ट्रेड विंड्स बोलते हैं। जब भी हवा बहेगी दोस्तों तो अपने साथ यहाँ पे पानी की बूंदें लेके आएगी, वाटर रेन, और यहाँ पे रेनफॉल करवाएगा। और हवा सालों भर बह रही है तो सालों भर क्या होगा, इधर रेनफॉल होगा, इधर रेनफॉल होगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं? चाइना टाइप क्लाइमेट। तो ये सही है, तटवर्तीय पवन है। देखा हमने, ये तट है, तट पे यहाँ पे क्या बह रहा है? पानी, हवा बह रहा है, और जब भी हवा बहेगा तट से तो पानी लेके आएगा। तो दोनों सही है, सालों भर बारिश होता है, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है, हम जाएंगे 4 का सी, सत्य कौन सा है, ठीक है। समझ में तो आए दोस्तों? इस तरह से हम लोग जो है सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं करते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसका नॉलेज लगाते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं, तब होता है। समझें? अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। बोल रहा है कि जो तापमान का व्युत्क्रम होता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्सन मतलब व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम किसका? तापमान का व्युत्क्रम, उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्सन ऑफ टेम्परेचर। उसके संबंध में कौन सा सही है ये पता करना है। बोल रहा है डेंस फॉग्स, सबसे पहले इन विंटर, अब मैं बता देता हूँ तापमान व्युत्क्रम क्या होता है। आपको पता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, तो जैसे जैसे इसको ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो हवा होगा वो ज़मीन के कांटेक्ट में आने के बाद गर्म हो जाएगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो हवा ठंडे होते रहती है, इसीलिए पहाड़ पे आपको ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि
हवा जो है ठंडी है उधर। क्यों ठंडी है? क्योंकि ज़मीन से दूर है। जितनी ज़मीन से दूर होगी हवा उतनी ठंडी होगी। तो ये पता है कि जब ऊपर वाला हवा क्या होगा? ठंडा, और नीचे वाला हवा क्या होगा? गर्म। ठीक है, ये नॉर्मल रेट में, नॉर्मल केस में होता है। ठीक है, लेकिन जब उल्टा हो जाए, ये पृथ्वी है और नीचे हो जाए ठंडा और ऊपर वाली हवा हो जाए गर्म, मतलब नीचे कोल्ड ऊपर हॉट, तो इस केस को, इस सिनेरियो को हम लोग बोल देते हैं टेम्परेचर इन्वर्सन। मतलब टेम्परेचर जो नॉर्मल होना चाहिए, ऊपर ठंडा नीचे गर्म, उल्टा हो गया है, नीचे ठंडा ऊपर गर्म, उसको क्या बोलते हैं? तापमान का व्युत्क्रम। अब समझिए क्वेश्चन। द डेंस बोल रहा है कि उसके संबंध में कौन सा कथन सही है, तो बोल रहा है डेंस फॉग्स इन विंटर मॉर्निंग्स आर काउज्ड ड्यू टू टेम्परेचर इन्वर्सन। बोल रहा है कि ठंड के मौसम में जो कोहरा बन जाता है, घना कोहरा बन जाता है, ठीक है, जो घना कोहरा बन जाता है उस बोल रहा है कि ठंड के समय में जो घना कोहरा होता है, आपने देखा होगा दिल्ली विल्ली के में या कहीं भी ठंड के समय में देखिए पूरा नीचे कोहरा जम जाता है, मतलब आपको दिखेगा नहीं सामने क्या है, इसलिए उसमें ट्रैफिक में एक्सीडेंट भी होता है। तो बोल रहा है वो तापमान के व्युत्क्रम के कारण होता है। देखिए दोस्तों, आपको पता है नॉर्मल केस में जब ऊपर ठंडा होता है नीचे गर्म होता है, तो जब भी कोई गर्म चीज़ होगा वो ऊपर उठता है ना, गर्म हवा ऊपर उठेगा। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है? खाली जगह होता है, फिर नीचे ऊपर वाला हवा क्या होता है? नीचे भरता है। तो ये होता है नॉर्मल केस में। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्सन के समय क्या होता है? तापमान व्युत्क्रम के समय ये अब ठंडा हवा क्या होगी? भारी, कोई भी चीज़ ठंडा भारी जो होता है, और ऊपर गर्म, तो ठंडा हवा ऊपर नहीं जा पाती है। ठीक है, ऊपर हवा नहीं जा पाती है तो हवा का ऊपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता है, ऊपर नहीं हवा जा पाती है। तो ऊपर जब नहीं जा पाएगी, जितने भी धूल कण हैं वो नीचे अगर इकट्ठा हैं तो वो भी ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो जाएगी कब? हवा के कारण, और हवा तो ठंडी है, क्यों जाएगी वो? तापमान व्युत्क्रम में। तो धूल कण क्या होता है? नीचे जम जाता है, और जनरली ये होता है कब? ठंडे के समय में। ठीक है, ठंडे के समय में जो कोहरा होता है इसलिए होता है क्योंकि तापमान का व्युत्क्रम हो गया, टेम्परेचर इन्वर्सन हो गया, क्योंकि ठंडी हवा अपने साथ जो धूलकन है उसको ऊपर नहीं ले जा पाती, क्योंकि ठंडी हवा भारी होती है, गर्म हवा हल्की होती है। ठीक, तो ये एकदम हमारा क्या है? सही। बोल रहा है कि जो तापमान का व्युत्क्रम है, टेम्परेचर इन्वर्सन है, जो फीचर ऑफ प्लेन्स एंड इट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड ऑन हिली टेरेंस। बोल रहा है ये आपको कहाँ मिलती है? ये आपको मिलेगा प्लेन्स में। प्लेन्स मतलब मैदानी भागों में मिलेगा, ना कि पहाड़ी में। ये कथन है। तो ये गलत है दोस्तों। क्यों गलत है? देखिए, पहाड़ में क्या होता है, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है, ऐसे ही पहाड़ होता है ना, ये एक घाटी है और ये टॉप है, चोटी है, चोटी और घाटी। तो देखिए रात के समय क्या होगा? रात के समय यहाँ चांद है, चांद कैसा होता है यार? ये चांद है, ठीक है, तो ठंड होता है, तो चांद के कारण क्या होता है? ठंडी में ये ऊपर में जो टॉप पे हवा है ये क्या हो जाएगी? ठंडी, ठंडी हो जाएगी। तो जो चीज़ भी ठंडी होगा वो भारी हो गया, भारी मत तो होगा तो ये नीचे आएगा, तो नीचे आ जाता है। क्यों आता है नीचे? ग्रेविटी के कारण। ठीक है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है? नीचे आ जाता है। ठीक है, जब वो दोस्तों नीचे आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो यहाँ पे क्या हुआ? सब देखिए, ठंडा हुआ कौन? टॉप इसका चोटी ठंडा हो गया। ये उसका जो नीचे वाला एरिया है वो ठंडा उतना नहीं होता, तो जब ये थोड़ा सा गर्म रहता है, तो ये वाला हवा जब नीचे आती है तो ये गर्म हवा को ठेल देती है ऊपर। तो अब कंडीशन क्या हुआ है? ये हमारा है, तो नीचे अब ठंडा हवा हो चुका है, ठीक है, और ऊपर क्या हुआ है? गर्म हवा। तो ये यही तो कंडीशन था दोस्तों टेम्परेचर इन्वर्सन का, कि नीचे ठंडा ऊपर गर्म। बताया था ना, नीचे ठंडा ऊपर गर्म। ठीक, तो सही है कि होता है, ये पहाड़ी एरिया में भी होता है, मैंने बता दिया किस तरह होता है। तो हमारा जो कथन सही है दोस्तों, तो ये क्या बोला है कि इट इज ए फीचर ऑफ प्लेन्स एंड नॉट इन ऑब्जर्व्ड ऑन हिली एरिया। ये हमारा गलत है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में ये होता है, बोल रहा है इसमें पहाड़ी एरिया में नहीं होता है। तो हमारा दूसरा गलत है। हमें पूछा करेक्ट कौन है, तो किसमें टिक है पहले में, तो हम जाएंगे पाँचवा का ए। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया अकाउंट फॉर मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया। बोल रहा है पूरे विश्व का जितना भी भूभाग है मतलब ज़मीन है, उसका 20% भारत में है। मतलब इंडिया पूरे विश्व का 20% एरिया कवर करता है, क्षेत्र कवर करता है, ये बोल रहा है। दूसरा, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। बोल रहा है
क्षेत्र के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें क्षेत्रफल में, तो भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पे है, ठीक है। अब बोल रहा है द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली 60 डिग्री। बोल रहा है अक्षांशीय, लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर, तो इनका जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, ये लगभग 60 डिग्री है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या इंडिया इतना बड़ा है कि पूरे विश्व का 20% होगा, ये लॉजिक लगाइए, इतना तो है ही नहीं, भले आपको नहीं भी पता है तो पूरे विश्व में इंडिया को जो दिखता है वो तो छोटा सा दिखता है। कहाँ अमेरिका है, कहाँ आपका ब्राज़ील है, कहाँ आपका जो है चाइना है, वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो इंडिया 20% थोड़ी ना होगा यार। इंडिया कितना है बताइए, 2.4% है पूरे विश्व का, ये गलत हो गया। दूसरा, इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हाँ ये सही है भाई, 7th लार्जेस्ट। और ऐसे भी देखिए अगर कोई देश 20% होता है तो वो 7वें नंबर पे होता है एरिया में, नहीं होता ना, तो दोनों में से एक ही तो होगा, और इंडिया तो पूरा 20% है नहीं, ये सही है मान लीजिए। फिर है कि द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज 60 डिग्री। तो अगर इंडिया का मैप बनाएंगे, मान लीजिए इंडिया है हमारा, तो ये तो हुआ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, क्या हुआ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, मतलब अक्षांश से विस्तार हो गया, एक अक्षांशीय है एक अक्षांशीय है, तो दोनों के बीच में जो एरिया वो होता है कितना डिग्री का डिफरेंस है, आपको पता है 8.4 है ये वाला, और ये कितना है 37.6, ये तो कितना विस्तार हुआ 37 में 8 घटाएंगे तो लगभग होगा 30 डिग्री होगा। ये आपका जो है ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है वो है 68, और ये लगभग कितना है 97 के आसपास, ठीक। तो ये भी अगर देखेंगे तो कितना डिग्री होगा, लगभग 30 डिग्री। तो जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है 8 से 37, वो आपका कितना है 30, और जो लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस है देशांतरी, वो भी कितना है 30, तो 60 थोड़ी है दोस्तों, ये क्या बोला 60। तो हमें पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, तो किस में टिक मारा हुआ है देखिए, तो सिर्फ दूसरे में, जो भी पूछा है उसको गोला मारिए और मारिए कट के आंसर, ठीक है। तो 6 का आंसर होगा सी। 7 देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज मेनली कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फेयर। तो बोल रहा है कि जो कन्वेक्टिव होता है, कन्वेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा का कन्वेक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, कन्वेक्शन को हिंदी में बोलते हैं आप लोग संवहन, क्या बोलते हैं संवहन। तो बोल रहा है संवहन के कारण जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होता है, ट्रोपोस्फेयर तक। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल, ठीक। बोल रहा है दूसरा है द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरूनल वेरिएशन इन डेली वेदर इन द मिडिल लैटिट्यूड, ठीक है। तो एडवेक्शन को हम लोग बोलते हैं अभिवहन। तो बोल रहा है कि अभिवहन प्रक्रिया जो है वो जिम्मेदार है किसके लिए, तो जो डायरूनल वेरिएशंस होता है, डायरूनल वेरिएशन मतलब दैनिक जो अंतर होता है, दैनिक अंतर, किस में अंतर, तो डेली वेदर में। तो बोल रहा है दैनिक जो मौसम होता है उसमें जो अंतर होता है कहाँ पे, मिडिल लैटिट्यूड में, मतलब मध्य अक्षांशीय एरिया में, वो एडवेक्शन के कारण, अभिवहन के कारण होता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये बोल रहा है कि मध्य अक्षांश क्षेत्र में जो दैनिक मौसम में अंतर होता है वो अभिवहन के कारण होता है, ठीक है। तो देखिए ये तो आपको पता होगा कि कन्वेक्शन क्या होता है, संवहन। संवहन ये होता है कि हवा जो गर्म होती है वो किसके कारण होती है, देखिए आपको ये ज़मीन है मान लीजिए, ठीक है, ये ज़मीन है, आपको पता है ज़मीन अगर गर्म होगा तो उसके कांटेक्ट में जो हवा होगा वो भी गर्म होगा, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हवा क्या होती जाएगी, ठंडी। तो ज़मीन के कांटेक्ट में होने के कारण ये हवा जो गर्म हो गई, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दोस्तों क्या, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, चालन। अब जो ऊपर वाला हवा गर्म है वो ज़मीन के कांटेक्ट के कारण गर्म नहीं है, वो किसके कारण है, तो ये हवा जो है ना, एयर का मॉलिक्यूल, वायु का मॉलिक्यूल, वो अपने ऊपर वाले को ऊर्जा ट्रांसफ़र कर देता है। तो ऊपर वाला हवा भी थोड़ी थोड़ी गर्म होती है लेकिन नीचे वाले से कम होगी, ठीक है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं जहाँ पे हवा गर्म हो जाती है, किसके कारण, एयर का मॉलिक्यूल्स के कारण, एयर का परमाणु के कारण। तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं दोस्तों संवहन। क्या बोलते हैं, संवहन। सिंपल समझिए, जब आप किसी तावा को टच कर दिए तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा, तवा गर्म होगी तो। लेकिन जब आप भाप को ऊपर रखते हैं तो क्या भाप से आप टच में हैं, चावल बन रहा है तो क्या चावल को टच में नहीं, आपने बहुत हाथ ऊपर रखा है फिर भी आपको गर्म लगता है, क्यों गर्म लगता है, संवहन के कारण। तो संवहन में कांटेक्ट नहीं होता है,
एयर मोलिक्यूल के कारण जो है वो आपकी गर्मी होती है। ठीक, तो देखिए तो सही है, तो जो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, तो क्षोभ मंडल में हवा उतना ऊपर उठती है, तो जब तक उठेगी तो अपने साथ ऊर्जा को भी लेके आएगी, जब भी ऊर्जा को लेके आएगी तो अपने साथ एनर्जी को क्या करेगी, वो ट्रांसफ़र कर देगी, दूसरे को दे देगी। तो एकदम सही बोल रहा है। जो एडवेक्शन होता है अभिवहन, तो अभिवहन याद करिएगा। अभी देखिए कन्वेक्शन क्या हुआ, संवहन क्या है हुआ, ऊपर नीचे से ऊपर ऊर्जा का ट्रांसफ़र हुआ, मतलब वर्टिकल हुआ। ठीक है, वर्टिकल हुआ। ठीक है, ठीक है, लंबवत बोलते हैं, लंबवत परपेंडिकुलर हुआ। और जो एडवेक्शन होता है उसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है दोस्तों, वो होता है क्षैतिज, वो होता है हॉरिजॉन्टल, याद रखिएगा। तो जो अभिवहन में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज। तो जो इसी के कारण क्या होता है, जो मध्य अक्षांश एरिया मिडिल एल्टीट्यूड में डेली वेदर में जो चेंज होता है इसी के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। जैसे लू चलती है ना, तो लू कैसे चलती है, ऐसे चलती है क्या हवा, नीचे से ऊपर नहीं, हवा पूरा इधर से आती है, मतलब हॉरिजॉन्टल आती है। ठीक है, तो लू भी एक तरह का क्या है, एडवेक्शन है, मतलब अभिवहन है। ठीक है, तो हमारा ये भी सही है, हमें पूछा है करेक्ट, तो करेक्ट जो टिक मारा है वाला वो है, तो होगा 7 का सी। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है पेनिनसुलर ब्लॉक के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए तो पेनिनसुलर मतलब ब्लॉक मतलब भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप, उसके बारे में कुछ कथन है। पहला बोल रहा है इट वाज फाउंड मेजरली आउट ऑफ एंशियंट नीज एंड ग्रेनाइट। बोल रहा है प्राचीन जो नीज था, नाइस जिसको बोलते हैं, एक तरह का पत्थर है, और ग्रेनाइट चट्टान से ये बना है, ऐसा बोल रहा है। ठीक, पहला कथन। दूसरा, द थार डेजर्ट इन द वेस्ट एंड द कार्बी आंगलोंग प्लेटू इन द ईस्ट आर एक्सटेंशन ऑफ इट। बोल रहा है कि जो पश्चिम में ऐसे ये है, ठीक है, ये हमारा क्या है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। आप माइंड में अगर इतना फिट कर लें, यूपीएससी इज़ वेरी इजी टू क्रैक, तब आपका माइंड देखिए कितना अच्छा उसी के अनुसार बोलेगा, अच्छा हाँ बहुत आसान है, सही बात बोल रहे हैं, और आप पॉजिटिव के साथ सॉल्व करेंगे। तो मैं सबको वो सलाह देता हूँ, भाई पॉजिटिव रहो लाइफ में, तभी जाके आगे कुछ होगा, नहीं तो नेगेटिव सोचोगे कि बहुत टफ है, बहुत टफ है। कहाँ टफ है, आपके सामने ना बना रहा हूँ दोस्त। तो देखिए इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक के बारे में बोला है, तो इंडियन पेनिनसुलर मतलब यही होता है। ठीक है, यही इंडियन पेनिनसुलर। बोल रहा है ये ग्रेनाइट से और नाइस से बना है। उसके बाद जो थार मरुस्थल है राजस्थान में, और जो कार्बी आंगलोंग है, ठीक है, इधर है, वो इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, कार्बी आंगलोंग कहाँ है, मेघालय में, आसाम में। ठीक है, तो उसका एक्सटेंशन है। तो देखिए आपको पता है, सही है कि जो पेनिनसुलर ब्लॉक है, जो भारतीय प्रायद्वीप है, वो किससे बना है, ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी से नीचे से, जब आपको पता है कि इंडिया प्लेट जो था वो इधर से मूव कर रहा था, जब भी मूव कर रहा था तो नीचे से ज्वालामुखी निकल रही थी, तो पूरा इसको भर दिया, तो उसी से हमारा क्या बना है, भारत प्रायद्वीप। और ग्रेनाइट और नाइस जो होता है, या नीज जो होता है, वो एक इग्नियस रॉक है, मतलब आग्नेय सेल है, आग्नेय चट्टान है। ठीक है, तो जब भी कोई आग्नेय चट्टान होता है तो कब बनता है, ज्वालामुखी के कारण, इसीलिए ग्रेनाइट और नीज जो है इसमें रहेगा। तो सही है पहला। दूसरा, थार डेजर्ट इन द वेस्ट एंड द कार्बी आंगलोंग इन द ईस्ट आर एक्सटेंशन ऑफ इट। हम लोग बोलते हैं मेघालय प्लेटू, मेघालय पठार। ठीक है, क्यों बोलते हैं छोटा नागपुर पठार, मेघालय पठार, क्योंकि ये दक्कन का पठार का ही एक्सटेंशन है, तो ये सही है। और थार मरुस्थल में भी है, वो भी है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि हमें तो थार मरुस्थल में तो नहीं दिखता है कि कहाँ पत्थर है, कैसे दिखेगा। थार मरुस्थल के ऊपर कितना सारा बालू है, तो बालू को जब आप हटाएंगे तब आपको दिखेगा पत्थर। ठीक है, जो आपका पेनिनसुलर ब्लॉक का ही पार्ट है, भारतीय प्रायद्वीप का पार्ट है। ठीक है, तो हमारा दोनों सही है, हमसे पूछा है करेक्ट, तो इसको हम गोला करके टिक मार लेंगे, तो हम देखेंगे कि किस में हमने टिक मारा है, 8 का सी होगा। इस तरह से देखेंगे कुछ दोस्तों कि जब भी आप इस तरह से बनाएंगे, इसको गोला करेंगे, फिर देखेंगे टिक वाला पूछ रहा है, तो आपका कभी भी भरने में या टिक मारने में गलत नहीं होगा। ठीक है, यूपीएससी में 1-1, 2-2 नंबर मायने रखता है दोस्त। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोल रहा द मूवमेंट ऑफ ओशियन करंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। बोल रहा महासागरीय जो धाराएं हैं वो किस चीज़ से प्रभावित होता है। पहला है मूवमेंट ऑफ विंड्स, हवा की गति के कारण, सैलिनिटी ऑफ ओशियन, ओशियन की लवणता के कारण, कोरियोलिस फोर्स के कारण। ठीक है, तो हमें पता है जो महासागरीय धाराएं हैं
वो हवा के मूवमेंट से तो होता ही है, जैसे हमने पढ़ा है व्यापारिक विंड्स, नॉर्थ साउथ ट्रेड विंड्स पढ़ा है ना, वेस्टर्लीज पढ़ा है, ईस्टर्लीज पढ़ा है कि नहीं। तो उसके कारण क्या होता है, ओशियन करंट मूव करता है। एकदम सही है, हवा भाई हवा तो किसी भी चीज़ को उड़ा सकता है, तो ओशियन करंट कौन सा चीज़ है ना। सैलिनिटी ऑफ ओशियन, ये भी ठीक है। ओशियन क्या, कोई भी चीज़ जब सैलाइन होगा, लवणता ज़्यादा होगा तो भारी होगा ना। तो मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, समुद्र में मान लीजिए कोई भी चीज़ लवणता बहुत ज़्यादा है, लवणता ज़्यादा हो तो वो नीचे रहेगा, ठीक है, और कोई भी चीज़ हल्का है तो वो ऊपर रहेगा। तो क्या करता है समुद्र, क्या हमेशा चाहेगा कि अपना जो है कंडीशन, अपनी अवस्था को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये जो भारी भरकम लवण वाला एरिया है वो ऊपर जाता है, क्यों, ये कम लवण वाला को बैलेंस करने के लिए। तो उसके कारण ओशियन करंट, महासागरीय धाराएं जो हैं समुद्र में उठती है, ठीक। तो ये भी सही होगा। कोरियोलिस फोर्स, ये तो होता ही है, क्योंकि पृथ्वी के घूमने के कारण एक फोर्स, एक बल निकलता है जिसको हम लोग कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। उस फोर्स के कारण महासागरीय धाराएं का जो डायरेक्शन है, जो दिशा है, वो परिवर्तन होता है, इसीलिए उसके द्वारा ये इन्फ्लुएंस होगा। तो हमारा ये भी सही है, हमसे पूछा है करेक्ट। हम देखेंगे टिक वाला कौन है, तो तीनों टिक है, तो 9 का होगा डी। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है कि जो जैविक पदार्थ का जो अपघटन होता है, ठीक है, अपघटन, उसके संबंध में हमें बताना है, ठीक है। बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, मतलब हमको देखना है भाई, नॉट करेक्ट पूछा है मतलब कौन सा गलत है वो पता करना है। ऐसा आप टिक मार दीजिए, गलत वाला पता करना है, मतलब फिर क्वेश्चन में देखेंगे कौन सा गलत है। बोल रहा है ऑक्सीजन एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। बोल रहा है अगर ऑक्सीजन के कारण क्या होता है, अपघटन फास्ट होता है, जल्दी होता है। दूसरा, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रिटियस इज रिच इन नाइट्रोजन। बोल रहा है जो इसको डेट्रिटियस को हिंदी में बोलते हैं अपरद। अपरद का मतलब जिसको सड़ाना है, अगर उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है तो वो जल्दी सड़ेगा, ठीक है, अपघटन जल्दी होगा। तीसरा, द सॉइल पीएच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। सॉइल का जो पीएच होता है, पीएच मतलब एसिड है कि बेस है, लवण, एसिड बेस मतलब क्षार है कि अम्ल है, ठीक है, वो भी डिसाइड करता है कि अपघटन कैसा होगा, फास्ट होगा कि धीरे होगा। बोल रहा है कूल टेम्परेचर एक्सिलरेट द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। बोल रहा है कम तापमान, ठंडा तापमान से डिकम्पोजिशन तेज होता है, ठीक है, मतलब अपघटन सड़ता जल्दी है। तो भैया अगर आप देखें, हम लोग फ्रिज यूज करते हैं ना, फ्रिज में क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो, क्योंकि हमको पता है, मम्मी बोलती है दूध रख दो फ्रिज में नहीं तो ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम लोग रात में दूध फ्रिज में रख देते हैं। अगर बाहर रखेंगे तो फट जाएगा दूध, खट्टा हो जाएगा, मतलब अपघटन हो गया, सड़ गया। इसीलिए कूल टेम्परेचर हम लोग एक्सिलरेट नहीं करता है अपघटन को, वो तो भाई स्लो कर देता है, तभी तो हम लोग रखते हैं, है ना, फास्ट नहीं करता। ये हमारा गलत है, हमें पूछा है गलत तो यही होगा। बाकी देखो, ऑक्सीजन अगर होगा तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, क्योंकि जो डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया या जो भी कर रहा है भाई, उसको ऑक्सीजन चाहिए ना सांस लेने के लिए, तभी तो होगा अपघटन, ठीक है। इसीलिए आप देखो, चिप्स विप्स का पैकेट आप फाड़ते हो तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन उसका निकाल देते हैं, और उसमें क्या होता है, उसमें जो है नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस उसमें भर देते हैं, ठीक है, ताकि उसका जो है डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक। तो हमारा क्या होगा, ये वाला सही है। बोल रहे नाइट्रोजन अगर होगा डेट्रिटस में, अपर डेट्रिटस में समझते हैं, मृत शरीर में कुछ अगर होगा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन होगा तो वो एक तरह का न्यूट्रिशन का काम करेगा, है ना, और उससे क्या होगा, सड़ेगा वो, ठीक है। नाइट्रोजन गैस अलग है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस जनरली हम लोग भरते हैं ताकि जो है सड़न वड़न ना हो, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन अलग चीज़ है। नाइट्रोजन अगर मिट्टी में कहीं होता है तो अपर या डिकम्पोजिशन फास्टर होता है, तो ये भी सही है। सॉइल पीएच सही, अगर मान लो बहुत सारा अम्ल होगा सॉइल में तो हो सके डिकम्पोजिशन अफेक्ट करेगा, है कि नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया ये सब रहेगी कैसे, क्षार बहुत ज़्यादा होगा, बेसिक बहुत ज़्यादा होगा सॉइल, तो जो है वो भी अफेक्ट करेगा। हमें नॉट करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे 10 का हो जाएगा डी दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बोल रहा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। बोल रहा भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके संबंध में बताना है। बोल रहा है इट इज़ ए कंटिन्यूअस स्टेबल ब्लॉक डिवोड ऑफ
एनी रिफ्ट और डाइवर्जेंट बाउंड्री। बोल रहा है कि ये जो प्रायद्वीप पठार है वो क्या है, स्टेबल है। मतलब स्टेबल मतलब क्या है, स्थिर है, और इसमें कोई भी रिफ्ट मतलब कोई भी घाटी नहीं है, और प्लेट और डाइवर्जेंट बाउंड्री नहीं है। ठीक है, डाइवर्जेंट बाउंड्री मतलब जो बाउंड्री क्या होता है, पृथक होता है, उसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। डाइवर्ज मतलब दोनों अलग अलग जाना, ऐसा बाउंड्री वहाँ पे नहीं है, उसको हिंदी में बोलते हैं अपसारी सीमा। तो बोल रहा है कि यहाँ पे कोई रिफ्ट भी नहीं है, ठीक है, कोई घाटी भी उतना नहीं है, और कोई भी जो है डाइवर्जेंट बाउंड्री नहीं है। कहाँ, पेनिनसुलर प्लेटों में। तो आपने पढ़ा भी है या सुना भी होगा, नहीं भी सुना है तो देखिए, ये स्टेबल है। स्टेबल माने स्थिर है, कोई चीज़ स्थिर होगा मतलब वहाँ पे भूकंप नहीं आता है। इसीलिए साउथ इंडिया में भूकंप का आप उतना सुने भी नहीं होंगे कि भूकंप होगा कहीं पे। जैसे महाराष्ट्र में है कहीं कहीं, कोयना डैम है, तो कोयना डैम के कारण आएगा भूकंप। लेकिन ऐसे भूकंप से हिमालय में भूकंप आते रहता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेट का मूवमेंट होते रहता है, एक प्लेट दूसरा से क्या होता है, टकराते रहता है, इसी कारण मूवमेंट होता है। इसीलिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो अस्थिर है, वो अनस्टेबल है। लेकिन जो पेनिनसुलर प्लेटू है साउथ इंडिया, वो क्या है, स्टेबल है, स्थिर है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेट जो में मूवमेंट नहीं होता है, और वहाँ पे कोई भी घाटी नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ये जो होगा वो एकदम सही। दूसरा है, एक चीज़ अब ध्यान, यहाँ पे बोला है कि देखिए रिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो सही है, स्टेबल ब्लॉक है, स्थिर है, मैंने बता दिया। रिफ्ट नहीं होता है, ये तो गलत है ना दोस्तों, क्योंकि देखिए नर्मदा जो है और जो तापी है दोस्तों, वो कहाँ बहती है, आपको पता है, भ्रंश घाटी में बहती है, दोनों भ्रंश घाटी में। तो आपका जो है रिफ्ट तो है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन, अब ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलत हो गया मेरा, ध्यान से पढ़िए। स्टेबल ब्लॉक है, यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूज कर दिया, वहाँ पे रिफ्ट है ही नहीं, डाइवर्जेंट बाउंड्री नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिफ्ट है, और डाइवर्जेंट मतलब अपसारी है। जैसे एक प्लेट था, ये प्लेट है, अब अपसारी होगा तो क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा, दो पार्ट में टूट जाएगा, एक पार्ट जो है इधर जाएगा और एक पार्ट इधर जाएगा। तो जब भी इधर जाएगा तो बीच में प्लेट क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये प्लेट टूट गया, और यहीं से नदी जब बहती है तो वही उसी नदी को बोलते हैं कि नदी जो है रिफ्ट वैली में बह रही है, रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी। ठीक है, तो नर्मदा तापी जो है भ्रंश घाटी में बहती है, और जो साउथ इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू है, इसलिए ये वाला कथन गलत होगा। यहाँ तक तो सही है, लेकिन रिफ्ट है उसमें, रिफ्ट और मतलब भ्रंश घाटी है, और डाइवर्जेंट मतलब अपसारी सीमा भी है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन कभी कभी हो जाता है। इट इज़ फाउंड विथ ए जनरल ग्रेडियंट ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। बोल रहा है इसका जो ढलाव है, इसका जो ढलाव है किसका, पेनिनसुलर प्लेटू का, वो पश्चिम से पूर्वी की तरफ है। मतलब इधर ज़्यादा ढलाव है और इधर कम ढलाव है। तो आपको ठीक है, देखिए गोदावरी भी इधर बहती है, कृष्णा भी ऐसे बहती है, कावेरी भी इधर बहती है, और भी जो छोटे छोटे रिवर है वो भी इधर बहती है। जो आपका ये है क्या बोलते हैं उसको, महानदी, वो भी इधर बहती है। तो अगर इधर पर कोई नदी बह रहा है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे ऊंचा होगा, यहाँ पे नीचा होगा, तभी ना कोई ऐसे बहेगा। ऐसे कौन बहेगा, यहाँ पे अगर ऊंचा होगा, यहाँ पे नीचा, इसका मतलब इसका जो ढलाव है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है ना। तो ये सही है, ये हमारा गलत है, क्योंकि रिफ्ट वैली वहाँ पे है, भ्रंश घाटी है। हमें पूछा नॉट करेक्ट, कौन गलत है, कौन सा गलत है, पहला गलत है। तो 11 का आंसर क्या होगा दोस्तों, ए। ठीक है, हमें गलत वाला पूछा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब बाय द क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स। तो किसी का ये फीचर बता रहा है, किसी का विशेषता बता रहा है, हमें बताना है कि ये क्या है, किसका विशेषता यहाँ बताया जा रहा है। तो बोल रहा है क्या कि रिलेटिवली अनडिस्टर्ब बाय द क्रस्टल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। तो अर्थ में जो प्लेट्स है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होता है दोस्तों, उसके मूवमेंट से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरा फॉर्म बाय द हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स। तो इसमें क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल मतलब जो क्षैतिज रॉक्स है उससे ये बना है, ऐसे करके ये बना है। ठीक, दूसरा दिज डिप्रेस्ड एरियाज मेक अप सम ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लो लैंड्स ऑन द अर्थ सरफेस। तो बोल रहा है जो ये डिप्रेस्ड एरिया है, जो ये क्या है, झुका हुआ एरिया है, जो दबा हुआ एरिया है, वो पूरे अर्थ में बहुत क्या है, मोस्ट एक्सटेंसिव मतलब विस्तार रूप में ये फैला हुआ है ये एरिया। ठीक है, पूरे विश्व में विस्तार रूप से एरिया फैला हुआ है। बोल रहा है ये किस चीज़ के बारे में बोल रहा है, कौन है ये, वो क्या वो पेनी प्लेन है, क्या वो पेडी प्लेन है, क्या वो स्ट्रक्चरल प्लेन है या कोस्टल प्लेन है। ठीक है,
तो पेनी प्लेन को हिंदी में दोस्तों पेनी प्लेन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनी प्लेन। तो पेनी प्लेन क्या होता है? तो देखिए कोई एरिया है, ठीक है, ऐसे करके कोई एरिया था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नदी बह रही, रिवर या फिर वाटर या फिर एयर, हवा, उसके कारण क्या हुआ, इसका इरोजन हो गया, पूरा ये क्या हुआ, इरोजन हो गया और ये एरिया ऐसे बन गया। तो पहले क्या था कि प्लेट्स था, प्लेट्स क्या था, ऊपर नीचे था, देखिए कोई प्लेट ऐसे, कोई ऐसे ऐसे, तो प्लेट का मूवमेंट था, मतलब ये डिस्टर्ब था। लेकिन फिर उसके बाद अपवर्तन हुआ नदी के कारण, वाटर, हवा के कारण, तो ये फिर ऐसे प्लेन बन गया। तो उस एरिया को बोलते हैं पेनी प्लेन। मतलब पहले क्या था, वो जो उतार चढ़ाव उसमें था, नदी वदी हुई और उसके बाद ये, मतलब वो अनडिस्टर्ब नहीं था, वो डिस्टर्ब था, ये डिस्टर्ब हुआ, इसलिए हमारा पेनी प्लेन नहीं होगा। ये है प्लेन लेकिन पेनी प्लेन इसको बोलते हैं, और ये अनडिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब है, इसको डिस्टर्बेंस हुआ है, ठीक है। दूसरा पेडी प्लेन। तो पेडी प्लेन भी इसी टाइप का होता है कि कोई एरिया इस टाइप का रहा होगा, उसमें याद रखिए हवा के कारण ये जो होता है, पेडी प्लेन क्या होता है, हवा के कारण। देखिए हमने पेनी प्लेन में क्या देखा, नदी भी उसको अपर्दन कर सकती है, इरोड कर सकती है, वाटर भी कर सकता है, हवा भी कर सकता है, तब वो एरिया जाके ऐसा बनेगा। लेकिन मान लीजिए कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया है, कोई एरिया है, उसमें हवा के कारण अपर्दन हुआ है, सिर्फ हवा के कारण, शुष्क एरिया में, अर्ध शुष्क एरिया में, तब जो प्लेन एरिया बनता है, जो समतल भूमि बनता है, जिसमें पूरा प्लेन नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कहीं कहीं उठा रहेगा ऐसे ऐसे, उसको हम लोग बोलते हैं पेडी प्लेन। समझ में आया? तो पेनी प्लेन पेडी प्लेन में क्या डिफरेंस है? पेनी प्लेन का जो अपर्दन होता है उसमें नदी, हवा, पानी का भी रोल होता है, लेकिन पेडी प्लेन में सिर्फ और सिर्फ हवा का रोल होता है और वो शुष्क एरिया में होता है, ठीक है। अच्छा, और कहीं कहीं हल्का हल्का उतार चढ़ाव ऐसे करके हो सकता है, प्लेन ही होगा, मतलब उसका भी डिस्टर्बेंस हुआ है। पहले वो भी क्या था, आपका उतार चढ़ाव था, लेकिन ये मतलब इसलिए अनडिस्टर्ब नहीं है, वो क्या है, डिस्टर्ब है। पेडी प्लेन को हिंदी में पद स्थली बोलते हैं, पद स्थली, ठीक है। तो पेडी प्लेन भी हमारा नहीं होगा क्योंकि इसका भी डिस्टर्बेंस हुआ है, हमें पूछा है अनडिस्टर्ब। स्ट्रक्चरल प्लेन। स्ट्रक्चरल प्लेन को हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक मैदान। तो संरचनात्मक मैदान वो होता है जो मैदान हॉरिजॉन्टल बेड से बनता है, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेट रहता है, आपस में सटते जाता है और ऐसे करके प्लेन बन जाता है। मतलब यहाँ पे शुरू से ही ऐसे ही था, ये शुरू से ही, ठीक है। अपर्दन वपर्दन के कारण ये नहीं बना, ये नॉर्मल शुरू में ही स्ट्रक्चर इसका संरचना ही है, ऐसा था, कैसा था, हॉरिजॉन्टल बेड से बना और वही सबसे एक्सटेंसिव है। तो हमारा होगा आंसर सी दोस्तों। समझ में आया? अनडिस्टर्ब पूछा था तो इस शुरू में ही क्या था, हॉरिजॉन्टल था, संरचना रूप में क्या था, हॉरिजॉन्टल था, कोई उसमें डिस्टर्बेंस नहीं हुआ था। एग्जाम्पल इसका है स्ट्रक्चर है संरचनात्मक मैदान का, वो है यूएसए का विशाल मैदान, ग्रेट प्लेन, विशाल मैदान जो ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए है ना, विशाल मैदान। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी सेंट्रल लैंड है, वो सब भी है, ठीक है। रसियन प्लेटफॉर्म, वो सब भी किसका एग्जाम्पल है, स्ट्रक्चर प्लेन का। कोस्टल प्लेन तो आपको पता है कि कोस्ट एरिया होता है, बीच का एरिया जो होता है, उसमें जब इधर से हवा आती है तो कोस्ट वाला जो मिट्टी है वो इसको अपना क्या तरफ बिछा देती है ना, समुद्र से जो आती है रेत वेत लेके इधर बिछा देती है, तो जो बीच पे लेके सब जो घूमने जाते हैं बीच पे, तो क्यों वही वो जो मैदान बनता है कोस्टल प्लेन, उसी को हम लोग बोलते हैं ये। तो इसमें कहीं भी क्या है कि ये भी डिस्टर्ब है, ठीक है, अनडिस्टर्ब नहीं था, ये भी डिस्टर्ब था। और इसमें भी क्या था, मोस्ट एक्सटेंसिव तो नहीं, हर जगह बीच तो नहीं होता है ना, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो जो आंसर होगा जो हॉरिजॉन्टल से बना है, ये बना था, प्लेट को जोड़ जोड़ के बना था और कोई भी डिस्टर्बेंस इसका नहीं हुआ, ये शुरू से ही समतल था, है ना। तो हमारा होगा आंसर 12 का सी। बाकी जो थे वो डिस्टर्ब हुआ था, किसी चीज़ से बना था, ठीक। अगला है विथ रेफरेंस टू सीट इरोजन। सीट इरोजन को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं परत अपर्दन। सीट मतलब होता है परत अपर्दन, तो उसके बारे में कुछ कथन है। तो देखिए, इट टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर ए हेवी शावर। जब बहुत अधिक वर्षा होती है तो जो समतल भूमि होता है उस पर बनता है, परत अपर्दन होता है उस पर, ठीक है। दूसरा, इट रिमूव्स द फाइनर एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। तो बोल रहा है इसमें जो ऊपर का जो लेयर होता है, जो जिसमें उर्वरता बहुत ज़्यादा होती है, और जो फाइनर होता है, जो महीन होता है, उसको ये रिमूव कर देती है। तीसरा है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी। बोल रहा है इससे जो है बैडलैंड टोपोग्राफी बनता है। बैडलैंड टोपोग्राफी को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं उत्खात भूमि, उत्खात भूमि, ठीक है। तो देखिए सीट इरोजन क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, नदी है,
इससे पानी आ रहा है कहीं से, और कोई प्लेन से गुजर रहा है मतलब मैदान से। तो जब पानी गुजरता है तो जो ऊपर का लेयर होता है दोस्तों, ये वाला, ये पूरा एक लेयर पूरा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऊपर का लेयर था वो निकल गया, तो जो एरिया बचा वो क्या हो गया, अपर्दन एरिया हो गया, और उसी को हम लोग सीट इरोजन बोलते हैं। मतलब एक परत ही पूरा निकल गया, ऊपर वाला का पूरा परत। आपको पता है मिट्टी का जो ऊपर वाला परत होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, तो उसके कारण सीट इरोजन के कारण क्या होता है, परत अपर्दन के कारण ऊपर की जो है लेयर भी निकल जाती है। तो ये भी सही है, जब बहुत बारिश होती है तो पूरा एक परत ही निकल जाता है, और वो कहाँ होगा, लेवल लैंड में होगा। कोई ज़मीन लेवल होगा, समतल होगा, तभी तो पूरा एक साथ निकलेगा ना। नहीं तो मान लीजिए कोई उतार चढ़ाव ऐसे ज़मीन हुआ तो कहाँ से निकलेगा, पूरा परत नहीं निकल पाएगा। लेकिन कोई परत होना चाहिए, पूरा ज़मीन होना चाहिए समतल, और बारिश होना चाहिए भरपूर, तभी जाके पूरा एक लेयर निकल जाएगा। तो हमारा ये सही है, दूसरा भी सही है। बोल रहा है इट रिफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बैडलैंड टोपोग्राफी। बोल रहा है इससे उत्खात भूमि बनता है। हमने पढ़ा है दोस्तों चंबल का जो बीहड़ है, जिसमें वो सब डाकू वाकू रहते थे पहले, तो वो क्यों बना था, वो परत भूमि से नहीं बना था। वो आपका जो बना था दोस्तों, वो बना था आपका किस चीज़ से बना था बताइए, तो वो बना था अवनालिका अवनालिका, जिसको हम लोग बोलते हैं गली इरोजन। गली आपने सुना होगा, गली इरोजन। तो देखिए जब क्या होता है, जब भूमि इंक्लाइंड रहेगा, मतलब क्या, थोड़ा झुका रहेगा, प्लेन नहीं होगा, तो जो पानी आता है दोस्तों, पानी गिरता है तो पानी पूरा लेयर में नहीं जाता है। पानी क्या करता है, आप इमेजिन कीजिए कोई ऐसे करके कोई भूमि है, तो पानी जब आ रहा है तो एक ये लेयर यहाँ पे काट देगा, ऐसे करके काट देगा। तो जो एक ज़मीन है, कोई धारा ऐसे जाएगा, कोई धारा इसका ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, कोई ऐसे जाएगा, तो ये पूरा भूमि को बंटर धार कर देगा, मतलब पूरा काट कूट के बराबर कर देगा। तो जो ज़मीन बचेगा वो क्या होगा, इस टाइप से ज़मीन बचेगा, बीहड़ टाइप का बनेगा ऐसे, ठीक है, बीहड़ टाइप का ज़मीन बन जाएगा, और उसी पूरे जो भू आकृति है, जो लैंड फॉर्म से, उसको ख़राब कर देगा। तो वो बनता है गली इरोजन के कारण। मतलब पानी जब इंक्लाइंड में जाता है, झुकाव वाला एरिया में जाता है, तब उसको बोलते हैं गली इरोजन, और पानी जब प्लेन एरिया में जाएगा तो उसको बोलते हैं परत इरोजन। इसलिए हमारा ये नहीं होगा। ये किसका एग्जाम्पल है, अवनालिका अपर्दन का, ठीक। हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे इस तरह से। आप एलिमिनेट करके भी जो दोस्तों बना सकते हैं। अगर आपको पता है यार कि गली कब बनता है बताइए, तो आपने पहाड़ में देखा है कि जब पानी जब झुकाव में बहता है तब जो है वो तो मतलब क्या करता है, गली बनाते हुए जाता है ना, गड्ढा गुड्डी बनाते जाता है। और जब नदी जब प्लेन एरिया में बहती है तो पूरा एक लेयर ही निकाल देती है, जिसको सीट इरोजन, परत इरोजन बोलते हैं दोस्तों, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ लिथिफिकेशन। लिथिफिकेशन किस चीज़ को जो है कहते हैं, तो लिथिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सीली भवन। मतलब जिसके कारण लिथिफाई होता है। लिथिफाई का मतलब सिंपल सा है, जैसे हमको पता है कि ये सेडिमेंट्स होता है, ठीक है। सेडिमेंट्स मतलब होता है भूमि का वो मिट्टी, मतलब समझ लीजिए कि छोटा छोटा कण। तो जब एक कण उड़ के कहीं चला जाएगा तो ऐसे बना देगा, फिर दूसरा कण इसके ऊपर जाएगा, फिर ऐसे बना देगा, फिर तीसरा कण ऐसे जाएगा, फिर ऐसे बना देगा। तो ऐसे करके क्या बनता है, एक लेयर बनते रहता है। और फिर जब इसमें प्रेशर पड़ता है ऊपर से तो ये एक तरह का पत्थर बन जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीली भवन, ठीक है। तो जो हमारा सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान बनता है, उसका जो प्रोसेस होता है दोस्तों, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सीली भवन, जहाँ पे छोटे छोटे कण जो है सघन और ठोस होकर ये जो है पत्थर का, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन सही है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स थ्रू कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट जब कॉम्पैक्ट करते हैं, जब दबते हैं, तो जो पत्थर बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है, अवसादी चट्टान बनता है, उसी को प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं, ठीक। समझ में आया। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। द ऑनसेट ऑफ एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द पेनिनसुलर इंडिया। बोल रहा है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को दोस्तों हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी जेट धारा। क्या बोलते हैं, पूर्वी जेट धारा, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि जो पूर्वी जेट धारा का ऑनसेट मतलब शुरुआत, पहला कथन ये है, पूर्वी जेट धारा का शुरुआत। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। हिमालय कहाँ है दोस्तों, ये इंडिया है, तो ये हिमालय है, तो हिमालय का नॉर्थ कौन हुआ, ये। तो बोल रहे हैं यहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, मतलब उच्च दाब,
तो पहला कथन ये है कि पूर्वी जेट धारा का शुरुआत, और दूसरा है कि हिमालय के नॉर्थ में हाई प्रेशर का बनना। बोल रहा है कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग एबव वेदर फिनोमिना आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग द विंटर सीजन। बोला ठंड के समय में दोनों में से क्या पूर्वी जेट धारा शुरुआत होती है या क्या हिमालय के उत्तर में उच्च दाब का प्रेशर बनता है, कौन सा बनता है ठंड में। ठीक है, तो आपको देखिए ठंड होगा तो जहाँ भी हाई प्रेशर होता है तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर। अगर हाई प्रेशर का मतलब क्या समझे कि सूरज कहाँ होगा, यहाँ पे, तभी ना यहाँ पे। लो प्रेशर का मतलब क्या होगा, निम्न दाब। निम्न दाब कब बनता है, जब हवा क्या होती है, ऊपर उठती है। जब हवा ऊपर उठेगी तो यहाँ का खाली हो जाएगा, तो वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा। वो हवा ऊपर आके ठंडी हो जाएगी, ठंडी होके नीचे गिरेगी, है ना। हवा ऊपर जाएगी वायुमंडल तक जाएगी, क्षोभ मंडल तक, ट्रोपोस्फेयर में जाके फिर हवा नीचे जाएगी, तो ये एरिया बनता है हाई प्रेशर, मतलब उच्च दाब का क्षेत्र। तो ये है निम्न दाब, ये है उच्च दाब। हमको पता है हवा, अब ये उच्च दाब है, उच्च दाब को भरने के लिए यहाँ की जो हवा है वो इधर आती है। ठीक है, यहाँ की हवा क्या आएगी, उच्च दाब से हवा, हाई प्रेशर से हवा नीचे आएगी, तो हवा का मूवमेंट इधर होगा। ठीक है, तो ये बताइए, यही तो मानसून का, भारत में जो मानसून होता है ठंड के समय में ऐसा ही होता है ना। यहाँ पे हवा जो है तिब्बत से आती है और इंडिया में घुसती है, तो ये तो सही है कि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर, तो हवा इसी को आती है, तो इसी को तो हम लोग बोलते हैं दक्षिण नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं ना, उत्तर पूर्वी मानसून बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सही है, जो आपका तमिलनाडु के एरिया में बारिश करवाता है ठंड के टाइम में। बोल रहा है द ऑनसेट ऑफ ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट। ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट जो होता है दोस्तों, वो इस तरफ मूव करता है। ठीक है, ये जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम कहाँ मूव करता है, देखिए ये जो है वो है नीचे मूव कर रहा है, जेट स्ट्रीम ऊपर मूव करता है। ठीक है, ऊपर मतलब ट्रोपोस्फेयर के पास, वहाँ पे मूव करता है। तो जब वहाँ पे वो मूव करेगा तो जेट स्ट्रीम मूव करता है, तो क्या होता है कि वो मूव करता है कहाँ से, हिमालय से लेके इधर तक, मतलब इस तरफ। तो जब ऊपर इमेजिन कीजिए ऊपर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे क्या है आपका, ठंड के समय में क्या होता है, ये गर्मी के समय में सूरज कहाँ होता है बताइए तो, तिब्बत में। आपको पता है तिब्बत के पास सूरज होता है ना, यहाँ पे सूरज होता है। ठंड के समय में सूरज कहाँ था, यहाँ था। तो यहाँ पे कैसा बना, लो प्रेशर बना, तो हवा लो प्रेशर से ऊपर उठेगा। अब इमेजिन कीजिए यहाँ लो प्रेशर बना, लो प्रेशर से ऊपर उठ रहा है, तो ट्रोपोस्फेयर में हाई प्रेशर बनेगा, तो वहाँ से हवा क्या होती है, मूव करती है इस डायरेक्शन में, उसी को हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो हवा ऊपर मूव की और यहाँ पे क्या क्रिएटेड है, हाई प्रेशर। तो यहाँ पे हवा जब ऊपर उठ के क्या होती है कि नीचे फिर सिंक करती है, यहाँ पे भी हो जाता है हाई प्रेशर। तो तिब्बत पे है लो प्रेशर, यहाँ पे क्या बना है, हाई प्रेशर। ठीक है, ऊपर तो हवा इधर से इधर मूव करती है, समझ में आया। तो वो होता है ठंड के समय में, वो कब होता है, गर्मी के समय में, साउथ वेस्ट मानसून में। साउथ वेस्ट मानसून कब होता है आपको बताइए, तो ये होता है गर्मी में, विंटर में। एक मिनट, क्वेश्चन ये था, हाँ, तो विंटर में होता है क्या, ये होता है आपका हाई प्रेशर। लेकिन ईस्टर्ली जेट जो बहता है, अभी हमने देखा, वो होता है गर्मी में, जिसके कारण भारत में मानसून आता है। तो हमारा ये होगा गलत, हमारा कौन सा सही है, दूसरा ये। ठीक है, ज्योग्राफी को थोड़ा विजुअलाइज करके जब पढ़ते हो दोस्तों, तब आपको जल्दी समझ में आता है, नहीं तो ऐसे अगर रट के पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। ज्योग्राफी साइंस है, साइंस को समझना पड़ता है। विथ रेफरेंस टू ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पूर्वी जो धारा है उसके संबंध में आपको बताना है कि कौन सा सही है, पूर्वी जेट धारा। बोल रहा है द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्ट साउथ वर्ड्स ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून में बोल रहा है ये दक्षिण की ओर मूव करता है ईस्टर्ली जेट। ठीक है, इस तरफ मूव करता है, कब, गर्मी में, साउथ वेस्ट मानसून में। दूसरा है द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द ट्रॉपिकल डिप्रेशन इनटू इंडिया। तो बोल रहा है जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, क्या होता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन, उसको लाने में ये मदद करता है। कौन, मानसून। कौन सा, ईस्टर्ली जेट। ट्रॉपिकल डिप्रेशन को हिंदी में दोस्तों हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अरे जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जो चक्रवात साइक्लोन जो इंडिया में आता है गर्मी के टाइम में, तो उसको ईस्टर्ली जेट मदद करता है। ये पहला कथन है। और दूसरा है पूर्वी जेट धारा जो है वो दक्षिण की ओर मूव करती है, किसमें,
जो है गर्मी के समय में साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून में। ठीक है, तो हमें पता है कि यार जो जेठ धारा होती है वो गर्मी में मतलब जून के महीना में वो 90 किलोमीटर के आसपास जो है गति से चलता है। ठीक है, और ये अगस्त में जो है 15 डिग्री जो हमारा लैटीट्यूड है 15 डिग्री नॉर्थ वहाँ पे रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे सितंबर जाता है दोस्तों ये ऊपर शिफ्ट होते रहता है जेठ धारा, ये नीचे नहीं आता है, दक्षिण की ओर नहीं आता, ये ऊपर जाते जाता है। ठीक है, 30 डिग्री तक जाता है। और कब? ऊपर। तो पूर्वी जेठ धारा जो है वो गर्मी में ऊपर की ओर शिफ्ट करती है, मतलब उत्तर की ओर करती है, ना कि दक्षिण की ओर करती है। ये गलत है। और हमने बताया था, पहले बताया कि पूर्वी जेठ धारा के कारण ही भारत में जो है साइक्लोन भी आता है और भारत में जो है मानसून भी आता है। तो हमारा ये भी सही है। दूसरा गलत, पहला गलत दूसरा सही, तो हम जाएंगे 16 का बी। आगे देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तरफ क्या है कि फॉरेस्ट का टाइप है और दूसरी तरफ उसका मीनिंग है, ये थोड़ा इधर उधर हो गया। तो पहला है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों कृषि वानिकी। नाम से ही पता है कृषि वानिकी। तब हम लोग वहाँ पे क्या कृषि भी करते हैं और वन भी लगाते हैं, यही मतलब हुआ। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, तो पहला इसी को मिलाया गया है कि पेड़ भी लगाओ और एग्रीकल्चर क्रॉप भी लगाओ, मतलब कृषि भी करो और जो है पेड़ भी लगाओ। तो एकदम सही है ये। दूसरा फार्म फॉरेस्ट्री क्या होता है, तो रेजिंग ट्रीज फॉर कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल पर्पस ऑन देयर फार्म लैंड। तो फार्म फॉरेस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों फार्म फॉरेस्ट्री ही बोलते हैं, फार्म वानिकी। तो इसमें क्या होता है, जो फार्म्स होता है, जो एग्रीकल्चर ज़मीन होता है, वहाँ पे हम लोग बेचने के लिए भी, कमर्शियल पर्पस के लिए, वाणिज्यिक के लिए और नॉन गैर वाणिज्यिक पर्पस के लिए क्या लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं। जैसे आपने देखा फार्म हाउस, फार्म फॉरेस्ट्री होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, पेड़ पौधा लगाते हैं। समझ में? पेड़ लगाते हैं कि किस कैसा, तो मतलब या तो बेचने के लिए या तो नहीं बेचने के लिए। दूसरा अर्बन फॉरेस्ट्री, नाम से ही पता है शहरी वानिकी क्या होता है, शहरी वानिकी। तो शहर में पेड़ पौधा लगाना वही है, जो भी खाली पड़ी ज़मीन है वहाँ पे पेड़ पौधा लगाना। तो रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट ओन्ड लैंड्स इन एंड अराउंड अर्बन सेंटर, ये भी सही है। ठीक है, तो नाम से ही पता है, ट्रिक लगा के सॉल्व कर लिए हम लोग। तो कौन सा पेयर जो है करेक्ट है, तो 1, 2 एंड 3 दोनों होगा, तीनों होगा। ठीक है, तो 17 का होगा ए। अगला देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइड्स। टाइड्स को हिंदी में बोलते हैं ज्वार भाटा। ठीक है, तो ज्वार भाटा के बारे में निम्नलिखित कथन है। तो बोल रहा है 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स ऑकर एवरी 24 आवर। बोल रहा हर दिन में 2 बार ज्वार भाटा ऊपर जो उठता है और 2 बार नीचे गिरता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, एनसीईआरटी में भी सिंपल दिया है कि पृथ्वी के, देखिए सूरज, चंदा और पृथ्वी तीनों के मूवमेंट के कारण, पोजीशन के कारण ज्वार भाटा उड़ता है। तो फिर कहाँ होता है ज्वार भाटा? अर्थ में। ये अर्थ है, ये मून है, ये सन है। तो देखिए ये जो होता है सूरज, वो ग्रेविटेशन के कारण, गुरुत्वाकर्षण कारण जो पृथ्वी का जो पानी है वो अपनी ओर टानता है, चांद भी टानता है। उसी कारण क्या होता है, पानी पृथ्वी पर समुद्र का ऊपर उठेगा, कोई भी चीज़ खींचेगा गुरुत्वाकर्षण कारण ऊपर उठेगा, उसी को हम लोग ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ज्वार भाटा जो होता है, तो जब भी ये हमेशा होते रहता है, मतलब समुद्र में देखेंगे आप लहर उठता है नीचे, उसी को ज्वार भाटा बोलते हैं। तो ये जो ज्वार भाटा होता है दोस्तों, वो ये तो हम समझ गए कि सन, चांद और अर्थ के पोजीशन के कारण होता है, स्थिति के कारण। और ये 24 घंटे में 2 बार ऊपर बहुत हाई पे जाएगा और बहुत लो पे जाएगा। तो एकदम ये सही है, ये भी सही है। दे हेल्प इन रिमूविंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर। अब जब भी पानी, आपको पता है, जब देखे होंगे आपने समुद्र से क्या होता है, ये एस्चुरी। एस्चुरी मतलब क्या होता है, एस्चुरी को बोलते हैं हिंदी में, जब भी जो है जब भी नदी, कोई भी नदी जो है डायरेक्ट, अगर समुद्र, कोई भी नदी है, ठीक है, एक मिनट देखिए, ये इंडिया है, कोई भी नदी है जैसे नर्मदा है, तापी है, ये डायरेक्ट जब समुद्र में मिल जाती है बिना मतलब मिट्टी विट्टी लाए, गाद लाए, तो उससे को हम लोग बोलते हैं क्या, एस्चुरी बनाती है वो। और अगर मिट्टी गाद लेके, कचरा लेके समुद्र में जाती है तो वो डेल्टा बनाती है। ठीक है, याद रखिएगा, जब मिट्टी कचरा लेके जाएगी तो क्या बनाएगी, डेल्टा। और जब वो लेके जाएगी बिना गाद का जाएगी, सीधा मिल जाएगी नदी में, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दे हेल्प, तो टाइड्स मदद करता है कचरा साफ करने में, एस्चुरी। तो सही है, टाइड्स जब भी आएगा, मान ली नदी है तो नदी अपना कचरा लेके जाएगी, तो इधर से जब टाइड आएगा तो कचरा को भगा देगा, हटा देगा ना। तो सही है, एकदम सही है।
तो 18 का होगा आंसर डी। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू बोल्ट्जमैन मेडल। तो एक बोल्ट्जमैन मेडल के संबंध में हमें बताना है। इट गिव्स आउट वंस इन 3 ईयर्स टू ऑनर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। बोल रहा है फिजिक्स के फील्ड में दिया जाता है 3 साल में एक बार। बोल रहा है सीवी रमन इज़ द ओनली इंडियन टू एवर विन दिस मेडल। सीवी रमन एकमात्र थे जो जीते थे, है ना। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, दोनों स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये भी फिजिक्स लिखा है और सीवी रमन भी फिजिक्स में थे, मतलब ये तो फिक्स हो गया कि ये मेडल फिजिक्स में दिया जाता है। ठीक है, अच्छा बोल्ट्जमैन मेडल न्यूज़ में था तभी तो पूछा होगा, नहीं तो और भी तो चीज़ तो पूछ सकता था। इसका मतलब कि हाल में किसी को मिला होगा, ये लॉजिक बोलता है ना, हाल में किसी को मिला होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि यार सीवी रमन एकमात्र इंडियन थे, अगर एकमात्र इंडियन होते तो अभी न्यूज़ में क्यों रहता, अभी उनका तो बर्थडे भी कुछ ऐसा नहीं है, है ना, या कुछ सरकार कुछ कर भी नहीं रही कि न्यूज़ में पूछे। इसका मतलब ये या तो सीवी रमन को मिला होगा या नहीं मिला होगा, क्योंकि रिसेंट में न्यूज़ में है मतलब किसी और को मिला है, सीवी रमन एकमात्र तो नहीं होंगे, है ना। तो हमारा ये गलत होगा अगर लॉजिक अगर लगाएं तो, और फिजिक्स में हो सकता है कि मिलने का चांस है, तो ये हमारा सही है। तो 19 का जो होगा वो ए होगा, ये लॉजिक के आधार पर हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इस तरह का आप सोचिएगा थोड़ा कि क्यों यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, कोई चीज़ न्यूज़ में रहेगा तभी तो पूछेगा, नहीं तो ये और भी मेडल तो पूछ सकता था, है ना। चलिए अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सीवी रमन को जो नोबेल प्राइज़ मिला था वो किस लिए दिया था, किस फील्ड में दिया गया था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और भारत में अभी तक कितने नोबेल प्राइज़ दिए गए हैं और किस किस फील्ड में दिए गए हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है बांगर इज ओल्ड एलुवियम एंड इज कम्पोज्ड ऑफ कैलकेरियस डिपॉजिट। तो जो बांगर होता है, बांगर को हिंदी में बोलते हैं भांगर, भांगर जो होता है वो क्या होता है, ओल्ड होता है, मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं भांगर, और जिसमें बोलता है कि चूनेदार होता है वो। तो ठीक है, हम लोग को पता है जो भांगर होता है दोस्तों ये पुराना होता है। ठीक है, जैसे नदी आ रही है, ठीक है, तो नदी अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट लेके आएगी, कचरा, तो जो कुछ कचरा होगा जो नदी के साथ हमेशा बहेगा तो वो हमेशा रिन्यू होगा, वो हमेशा नई होते रहेगी, पुरानी नहीं होगी। अब कुछ कभी मान लीजिए रिवर जो है किसी समय में ऐसे बह रहा था, ऐसे बह रहा था तो ये बहुत सारा अपना कचरा लेके भी आएगा। अब क्या हुआ, नदी जो है धारा पतली हो गई, तो जो पहले ये वाला धारा था ये धारा क्या हो गया, पतला हो गया। ठीक है, ये धारा जो है अब क्या हो गया, नदी अब इधर नहीं जान रही है। ठीक है, ये नदी अब ये पहले का धारा था, अब नदी जो है दोस्तों अब ये धारा में जाने लगी। तो इसमें तो जो मिट्टी जा रही है वो तो एकदम न्यू हो रही है हर साल, नदी का धारा अब ये रहा तो, लेकिन जो ये सब धारा था जहाँ पहले नदी बहती थी वो एक बार कचरा ला के वहीं पे इकट्ठा कर दी, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो जैसा है वो वहीं रहेगा। तो जो ये है दोस्तों ये वाला चीज़ उसको हम लोग बोलते हैं भांगर, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी थी, नदी पहले यहाँ बहती थी, और ये जो मिट्टी है ये वाला जो है ये वाला उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये आपको भांगर समझ में आया। और जो ये होता है नई मिट्टी उसको बोलते हैं खादर। मैंने क्या बोल दिया, तो बांगर समझ में आया। बांगर मतलब होता है बड़े बड़े बोल्डर, बांगर होता है। फिर भाभर होता है, भाभर में होता है जब और बड़ा बड़ा बोल्डर और नदी उसके नीचे नीचे जाती है तो आपको ऊपर से नहीं दिखेगा। और भांगर क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और खादर क्या होता है, नई जलोढ़ मिट्टी। तो बोल रहा है ओल्ड एल्यूवियम होता है, सही है, पुराना, और खादर यंगर होता है, ये भी सही है, और वो फर्टाइल होता है। ठीक है, जो मिट्टी बार बार रिन्यू होगा, बार बार आएगा, वो फर्टाइल ही होगा। हमें पूछा है करेक्ट, जिसमें टिक मारा हुआ 1 और 2, तो हम जाएंगे सी में। ठीक है, अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेलेग्माइट राइज अप फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द केव्स। जो भी गुफा होता है, ठीक है, उसमें जो स्टेलेग्माइट होता है, स्टेलेग्माइट को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं बताइए। उसको हम लोग बोलते हैं स्टेलेग्माइट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो जो भूमिगत जो गुफा होता है उसमें बोल रहा है स्टेलेग्माइट जो है, ऐसे मान लीजिए गुफा है, ठीक है, तो स्टेलेग्माइट बोल रहा है ये ग्राउंड से जाता है, फ्लोर मतलब फर्श, ये फर्श हो गया, फ्लोर हो गया, और ये क्या हो गया, रूफ या सीलिंग, छत हो गया, छत। तो ये फर्श
ये छत। तो वो वाला जो वाला स्टेलेग्माइट है वो फर्श से निकलता है, ठीक है। वो वाला स्टेलेक्टाइट है वो रूफ से लटकता है, तो ऐसे करके लटकता है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि स्टेलेग्माइट है मतलब जी है, जी माने क्या हो गया ग्राउंड, तो ग्राउंड से निकल रहा है ये, ठीक है, गुफा है ये। और स्टेलेक्टाइट जो है वो किससे निकल रहा है, रूफ से, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाता है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो एक पिलर बन जाता है दोस्तों, पिलर ऐसे बन जाता है। इसको हम लोग स्तंभ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ। और ये बताइए कि ये जो फीचर है ना ये कब बनता है, किस लैंडफॉर्म का ये टाइप है, किस भूमि, क्या ये पानी के कारण बनती है, ये आपको पता है क्या, ये गुफा है। तो ये गुफा कैसी जो है पत्थर में बनती है, और इसको हम लोग बोलते हैं कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट टोपोग्राफी। मुझे ये बताइए कि जो कास्ट टोपोग्राफी है वो कहाँ बनता है, ठीक है। कास्ट किस एरिया का नाम है, पूरे वर्ल्ड में कौन सा जगह है जिसको कास्ट बोलते हैं और उसी के नाम पर इसका कास्ट पड़ा, वो बताइए। और तीसरा कि इसका जो अपर्दन होता है या बनता है, लैंडफॉर्म बनता है, वो किसके कारण बनता है, क्या वो नदी के जल के कारण बनता है, क्या वो हवा के कारण बनता है, किसके कारण बनता है, ये ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो स्टेलेग्माइट है ये ठीक है फ्लोर से निकलता है, ग्राउंड से निकलता है, एकदम सही है। और स्टेलेक्टाइट जो है वो सीलिंग से निकलता है, छत से निकलता है, ये भी सही है। हमें पूछा करेक्ट, हम देखेंगे टिक किस में मारा हुआ है, तो हो जाएगा 21 का सी आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं 22 का। विथ रेफरेंस टू एशियाटिक लायन, जो एशियाई जो शेर है उसके संबंध में हमें बताना है। इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब समझते हैं, ये IUCN में स्टेटस होता है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। दूसरा, इन इंडिया इट इज़ ओनली फाउंड इन गुजरात, ये सिर्फ गुजरात में मिलता है। तीसरा, सिम्बा इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट डिस्टिंग्विशेस पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई एशियाटिक लाइन इंडिविजुअली। बोल रहा है कि सिम्बा एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सॉफ्टवेयर है जो पैटर्न को देख के, मतलब एशियाटिक लाइन में जो होता है कुछ होता होगा, कुछ निशान होता होगा उसके बॉडी में या कुछ उस टाइप से। तो बोला सिम्बा एक सॉफ्टवेयर है जो उसके बॉडी का जो देखता है पैटर्न कि किस तरह से उसका ढांचा है, क्या बना है, कैसे बना है, उसको देख के वो बता देता है कि एशियाटिक लाइन एक एक को कि अच्छा है ये जो रामू है। जैसे हम लोग को होता है कि किसी का पैर में जैसे निशान होता है, किसी के तिल होता है, किसी का ये होता है वो होता है, तो उसी के आधार पे सिम्बा एक सॉफ्टवेयर जो शेर को देख के उसका फ़ोटो वोटो कैप्चर कर लेता होगा और बता देता है कि अच्छा ये वाला शेर का नाम रामू है, ठीक है। ये जो है आलू, इसका नाम जो है कुछ भी है, मान लो नैन्सी है, इस टाइप का बता देता होगा, ठीक है। तो देखिए IUCN में सबसे पहले कि ये तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। एक तो देखिए गुजरात में पाया जाता है, तो भारत सरकार का ये क्या है, गुजरात का क्या है ये, मतलब समझ लिया स्टेटस है ना। तो गुजरात का भी जो मतलब पहचान है, भारत का भी पहचान है, तो भाई इसको तो सरकार प्रोटेक्ट करता होगा अच्छे से। तो क्या ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा, नहीं हो सकता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि इतने सारे ये न्यूज़ में रहता है, ठीक है। और UPSC क्या करता है, खेल खेलता है, वो रहेगा वो रहेगा इंडेंजर्ड तो आपको दे देगा वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो रहेगा थ्रेटेंड तो आपको दे देगा इंडेंजर्ड है। तो ये खेल खेलता है क्योंकि उसके पास अब क्वेश्चन हो गया है ख़त्म, तो इसी में वो क्या करता है, ऑप्शन में ही हेर फेर करते रहता है। मैंने आपको बताया था, ये ट्रिक बताया था कि जब भी आपको इस तरह से लगे तो आप समझ लिए कि वो जनरली क्या होगा, गलत होगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये जो है क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, वो इंडेंजर्ड है, ठीक है, समझ में आया। वो क्या है, संकटग्रस्त है, ठीक है। उसके बाद इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गुजरात में ही मिलता है, ये एकदम सही है। वो गिर के एरिया में जो है, आसपास एरिया में मिलता है, गुजरात में, सौराष्ट्र में, ठीक है। तो पूरे विश्व में जो एशियाई जो शेर है वो अफ्रीका के बाहर सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलता है दोस्तों, गुजरात में मिलता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये एकदम सही है। और तीसरा है कि सिम्बा एक सॉफ्टवेयर है। दोस्तों आपने जंगल, हम लोग जब बचपन में देखते थे तो उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था सिम्बा। तो सिम्बा कौन हुआ करता था दोस्तों, शेर। तो यहाँ भी वही बोल रहा है कि शेर के आइडेंटिफाई के लिए सॉफ्टवेयर हो सका, उसी के याद में रखा होगा, है ना, सिम्बा, या इसका फुल फॉर्म कुछ होता होगा। और देखिए यहाँ पे ए भी है, ए, तो ए से आप समझ सकते हैं कि यार एशियाटिक लाइन हो सकता है, गेस किया जा सकता है। अगर SIMBA है इसका मतलब हो सकता है ये लायन होगा, एशियाटिक लायन। दूसरा,
यहाँ देखिए लिखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हो सकता है आई मतलब इंटेलिजेंस होगा। तो कहीं ना कहीं देखिएगा तो हो सकता है कि फुल जो शॉर्ट वर्ड था सिम्बा इसी में छिपा होगा। ए मतलब एशियाटिक लायन, आई मतलब हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला आई, है ना। तो इस तरह से आपको समझना है। तो हमारा जो है पहला गलत है, तो पहला गलत है, तो ये गया, ये गया, ये गया, एक ही ऑप्शन बचा है। और हमें पूछा भी है कि यार करेक्ट क्या है, तो 22 का आंसर होगा दोस्तों बी। समझ में आया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट एम्स टू डेवलप म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। बोल रहा है भारत का जो आपका सिविल, ठीक है, सिविल का मतलब क्या होता है बताइए। भारत का जो न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी सिविल, सिविल का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो एनर्जी जो यूज करेंगे वो सिविल पर्पज़ के लिए, हम लोग कोई परमाणु हथियार के लिए यूज नहीं करेंगे, हम लोग एनर्जी ऊर्जा के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करेंगे, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिविल, ठीक है। असैन्य समझ लिए, असैन्य। तो न्यूक्लियर एग्रीमेंट असैन्य परमाणु समझौता हुआ है, असैन्य परमाणु समझौता जो हुआ है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से भी होगा बेनिफिशियल, एक दूसरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसी के संदर्भ में कि भारत का किस देश के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, भारत का किस देश के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो एग्रीमेंट है सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट वो लगभग जो है दोस्तों 13-14 देश के साथ है, जिसमें आती है ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है, याद रख लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, पूरा तो याद नहीं रख सकते, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ठीक है, उसके बाद वियतनाम है और जापान है। इजराइल क्यों होगा दोस्तों, इजराइल में आपने कभी सुना है कि भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर डील, शायद ऐसे छोटा सा देश है, उसके साथ हम लोग का डिफेंस एग्रीमेंट ज़रूर है, जैसे उसके साथ हम लोग मिसाइल कुछ लेते हैं। तो बताइए, तो अभी इजराइल न्यूज़ में था, किस सॉफ्टवेयर को लेके इजराइल न्यूज़ में था, और साथ ही साथ इजराइल जो है इंडिया को कौन सा मिसाइल, ठीक है, और कौन सा अपने को ड्रोन देता है इजराइल, वो ज़रूर बताइए। न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं है लेकिन हम लोग को वो देता है, ठीक है, क्या क्या देता है बताइए, ड्रोन देता है और मिसाइल देता है, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइए कौन सा ड्रोन देता है, कौन सा मिसाइल देता है, ठीक है। इंडिया इजराइल का रिलेशनशिप बहुत डेप्थ है, लेकिन हम लोग उसके साथ सिविल न्यूक्लियर डील एग्रीमेंट जो है साइन नहीं किए हैं। तो हमारा आंसर होगा 1 2 4 5, हम लोग जाएंगे सी की तरफ, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो है अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, मंगोलिया, कजाकिस्तान, नामीबिया, चेक रिपब्लिक आदि से भी जो है न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है सिविल। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट अल नीनो। बोल रहा है अल नीनो से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में कुछ कथन है। बोल रहा है इट इज़ मियरली एन एक्सटेंशन ऑफ द वार्म इक्वेटोरियल करंट विच गेट्स रिप्लेस टेम्परली बाय कोल्ड पेरुवियन करंट। बोल रहा है कि जो गर्म जो भूमध्य रेखीय जो उष्ण धारा है, जो भूमध्य रेखीय उष्ण धारा है, उसका ये एक विस्तार है जिसको ठंडी जो पेरू की धारा है वो रिप्लेस कर देती है, वो उसको विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो ये सही है। अल नीनो जो होता है दोस्तों वो इक्वेटोरियल एक जो है वार्म करंट है, सबसे पहले आपको ये जानना, गर्म धारा है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन द्वारा विस्थापित हो जाती है, ठीक है। जैसे देखिए हमने पढ़ा था, ये आपका देखिए अमेरिका है, ठीक है, ये आपका जापान है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो आपको पता है साउथ अमेरिका में एक धारा नीचे से बहती है, कोल्ड करंट बहती है, कोल्ड करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरुवियन करंट। आपको पता है यहाँ से इक्वेटर से एक गर्म हवा इधर बहती थी, फिर ये घूम के फिर एक हवा इधर आती है जिसको हम लोग बोलते थे काउंटर इक्वेटोरियल करंट। तो ये हवा जो होती है गर्म होती थी, है ना, जैसे जैसे आती है तो और गर्म होती जाती है, तो कोल्ड करंट इधर से निकल रहा है, ठीक है। ऊपर से क्या होता है, ठंडी हवा, ये गर्म हवा इक्वेटर से आ रही है, तो क्या होता है बहुत साल के बाद ये जो हवा है दोस्तों उल्टा जो चलती है, गर्म हवा वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो पेरू की हवा को नीचे ही दबा देती है और आने नहीं देती है।
तो ये जो गर्म हवा है जिसने पेरू की हवा को, जो ठंडी हवा थी, जलधारा थी, उसको नीचे कर दिया, तो इसी गर्म हवा को हम लोग अल नीनो बोलते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सही है। और दूसरा, जब भी अल नीनो आता है तो भारत में जो है पूरा सुखाड़ हो जाता है और मानसून धीमा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही है, हमसे पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे सी। इसी का एक भाई होता है जो अच्छा होता है इंडिया के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं ला नीना। तो ला नीना जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पेरू की धारा है दोस्तों वो और मजबूत हो जाती है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, जब भी पेरू की हवा धारा मजबूत हो जाएगी तब इंडिया में क्या होगा, बारिश होगा। और उसी धारा को ला नीना भी कहा जाता है जब वो ठंडी हवा मजबूत हो जाती है तब, और उस समय भारत में क्या होता है, वर्षा होता है। लेकिन अल नीनो पूछा, अल नीनो भारत में कमजोरी होता है, मानसून कमज़ोर पड़ जाता है, और दूसरा उसमें पेरू की धारा जो है विस्थापित हो जाती है, किसके द्वारा, अल नीनो के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का। ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्यूरोसियो करंट। बोला क्यूरोसियो करंट के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, बोल रहा है इट बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान एंड फॉलोज नॉर्थवर्ड। बोल रहा है ये नॉर्थ की ओर मूव करता है और जापान से शुरू होता है। ठीक, बोल रहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नॉर्थ पैसिफिक ओशियन गायर। तो बोल रहा है उत्तर जो है प्रशांत जो समुद्र गायर है, ठीक है, उसका ये पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए क्या कुरोशियो करंट, क्या वो जापान में बह के नॉर्थ की ओर जाता है। तो देखिए जो कुरोशियो धारा है दोस्तों वो फिलीपींस और ताइवान के पूर्वी तट से प्रारंभ होता है, ये जापान से प्रारंभ नहीं होता है। तो फिलीपींस जो ताइवान जैसे यहाँ पे, फिलीपींस आपका यहाँ पे है ना, तो ये इधर से मूव करता है, फिर जापान को होते हुए फिर ऐसे करके जाता है। तो हमारा ये गलत होगा, क्योंकि जापान से शुरू नहीं होता, जापान की तरफ जाता ज़रूर है लेकिन जापान पे शुरू नहीं होता है। और ये क्या होता है, जब इधर से इधर जाता है तो आपको पता है ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ प्रशांत महासागर, और फिर इधर से इक्वेटोरियल करंट आता है, तो एक तरह का ये सर्कल बन जाता है ना। एक धारा इधर जा रहा है कुरोशियो करंट, और इधर से वही धारा नीचे ठंडी होके आ जाती है, और इधर से इक्वेटर वाला करंट जाता है भूमध्य सागर। तो ये जो एरिया बनता है, सर्कल जो बन जाता है, उसकी को हम लोग गायर बोलते हैं। और ये गायर कहाँ बना है, तो नॉर्थ पैसिफिक उत्तर प्रशांत महासागर में बना है, इसीलिए इसको बोलते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशियन गायर। और उसी का एक पार्ट था कुरासियो, ये करंट क्या था, कुरासियो, जो ताइवान और फिलीपींस में जाता है। तो हमारा ये सही है, ये गलत है। हमसे पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो हम जाएंगे टू ओनली। समझ में आया। इस तरह दोस्तों देखें किस तरह से, इस तरह से प्रीलिम्स का क्वेश्चन डिस्कस हम लोग करते हैं। और ये हम लोग का जो टारगेट है दोस्तों कि जब भी हमारा प्रीलिम्स हो, ठीक है, जब भी हमारा क्या हो दोस्तों, प्रीलिम्स हो, तो उसके पहले हमारा प्रीलिम्स का भैया बताइए, हमारा प्रीलिम्स जो है वो है आपका 28 मई को। ठीक है, किसका प्रीलिम्स, यूपीएससी सिविल सर्विस का। ठीक है, और जो हमारा ईपीएफओ का है उसका भी डेट नहीं आया है, लेकिन प्रोबेबल है, हो सकता है कि अभी से लेके आपका 120 दिन के बाद हो, 120 मिनिमम है, इसके बाद भी हो सकता है। तो सोचिए दोस्तों, अब और इसको होने में तकरीबन कितने दिन है, 85 डेज के आसपास। इसको होने में कितना है, 90 डेज। ये सोचिए डेली आप 25-30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे जब और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो एक दिन में हम लोग डेली फिर मॉक टेस्ट देंगे। 9:30 बजे मैं आपको पेपर दूंगा और लाइव आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, लाइव। ठीक, तो अभी धीरे धीरे करके आपका मैं बना रहा हूँ फाउंडेशन कि किस तरह से पेपर सॉल्व करेंगे। फिर जब एग्ज़ाम के होने में 1.5 महीना रहेगा तब हम लोग लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए जीरो IAS का चैनल आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा है ताकि आपको एग्ज़ाम के लायक आप हो पाएँ, एग्ज़ाम के नीटी ग्रिटी और उसका जो एग्ज़ाम का डिमांड है यूपीएससी का वो समझ पाएँ। खाली फालतू का अगर इधर उधर कोई आप वीडियो देख रहे हैं कोई चैनल पे, आप मान लीजिए आप न्यूज़ एनालिसिस सुन रहे हैं 1.5-2 घंटा, उससे कोई फ़ायदा हो रहा है आपको, ये बताइए। न्यूज़ एनालिसिस तो वैसे भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करके हो जाता है। ठीक है, न्यूज़ को हम लोग समझ लें, मेन है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, कॉन्सेप्ट को समझना। तो प्लीज़ इस चैनल को की वैल्यू को समझिए। ये चैनल में भले अभी सब्सक्राइबर कम है दोस्तों, ठीक है, लेकिन आपके सपोर्ट से मात्र कितने दिन में, 20 दिन हुआ होगा या 15 से 20 दिन, उसी में 2200 से 2300 सब्सक्राइबर हो गया। क्यों हुआ इतने जल्दी? क्योंकि बच्चे को ये कंटेंट पसंद आ रहा है। और पसंद क्यों ना आए, इतना मेहनत करके जो बनाया जा रहा है, क्वालिटी के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इतने डेप्थ में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि उनको आएगा तब तो कराएंगे। तो कठिन कार्य को करने के लिए हिम्मत चाहिए, पेशेंस चाहिए। और इस लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, लेकिन फिर भी मैं बनाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो भी बना रहा हूँ वो स्टूडेंट को फ़ायदा हो रहा है
और उनको जो है कैरियर में ग्रोथ होगा और जॉब मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा नाम राहुल बरनवाल था। अब मैं EPFO में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने UPSC का मेंस 2020 में दिया है दोस्तों, UP PCS का मेंस 2021 में दिया है। ये जो कोर्स है वो आपका प्रीलिम्स के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही साथ EPFO के लिए भी उपयोगी है। इसके अलावा 0 IS पे CSET के लिए भी एक कोर्स लॉन्च हो चुका है। साथ ही साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो रही है। साथ ही साथ EPFO के लिए अकाउंटिंग और लेबर लॉस भी शुरू हो चुका है। हम लोग पूरा EPFO को टारगेट करके कर रहे हैं और UPSC प्रीलिम्स को दोनों को टारगेट करके अच्छे से कर रहे हैं। और दोनों एग्ज़ाम में जो भी लड़के 0 IS के थ्रू प्रिपेयर करेंगे वो 101% सिलेक्शन लेंगे, ये मैं गारंटी के साथ लिख के कहता हूँ। ठीक है, बस आप इस चैनल को पूरी ईमानदारी और लगन और शिद्दत के साथ फॉलो कीजिए और डेली बेसिस पे विजिट कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर दोस्तों। आपके माँ बाप का प्यार, मेरा प्यार और जो है भगवान का आशीर्वाद और आपकी मेहनत ही आपकी सफलता सुनिश्चित करेगी। ऑल द बेस्ट दोस्तों। पढ़ते रहें मन लगा के और लाइफ को एंजॉय करें, लेकिन पढ़ाई के थ्रू। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर। हैव ए नाइस डे फ्रेंड।